महिलाओं को देवी बताया गया है, तो देवी का शोषण नहीं होता है, देवी की पूजा होती है। तो तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं बिहार में, जिनको सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। उस नज़र से देखा जाता है कि तुम बिहारी हो, यानी तुम बिहारी हो तो तुम गंदगी से रहते हो, तुम बिहारी हो तो तुम अनपढ़ हो। कि बिहार में सिर्फ जातिवादी होता है, लेकिन जातिवाद अदर स्टेट में भी होता है और भयंकर तरीके से होता है जी। लेकिन उसका कभी नाम नहीं आता, बदनाम सिर्फ बिहार होता है कि बिहार में जातिवाद होता है। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जातिवाद चरम सीमा पे रहती है और इतना खतरनाक वहाँ पे जातिवाद है। आप हरियाणा ले लीजिए, आप पीछे हो, मजबूत व्यक्ति का कंधा कोई नहीं पकड़ता है और गरीब की गिरेबान सब पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो बिहार पिछड़ा है, इसलिए गलतियां दिखाई जाती हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। देखिए बिहार की जनता जो चाहेगी वही मुख्यमंत्री। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी एक इतिहास होगा। तो जरूरी ना है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तभी आप उसका दर्द समझें। हो सकता है आप नहीं पढ़े हो लेकिन उनके बीच में रहे हो, इसलिए आप उनका दर्द समझते हो। क्योंकि मुद्दे हमारे हैं, अच्छे कॉलेज हमें चाहिए, अच्छी नौकरी हमें चाहिए, तो हमें सरकार में आ करके और उन चीज़ों को धरातल पर उतारना होगा। तो बिहार बहुत आगे चला गया। नीतीश जी से पहले लालू यादव जी की सरकार थी। जिस वक्त उनकी सरकार बनी तो मुझे लगता है जातिवाद अपने चरम पर था और जो छोटी जाति के लोग, नीतीश जी से मैं काफ़ी प्रभावित। बंगाल के जो लोग हैं वो इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं कि आपको कभी महसूस नहीं होने से बेहतर राजनीति कहीं नहीं होती है। यहाँ घर में खाने के लिए हो ना हो लेकिन राजनीति होती है जी। ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, क्या हो रहा है वहाँ? आगजनी हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। आप सरकार में हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, आपको और क्या पावर चाहिए? बाई चांस भगवान न करे बंगाल में आतंकवादी हमला करती है तो क्या मोदी सरकार या फिर अमित शाह क्या दिखाएंगे दुनिया को कि देखिए मेरा वहाँ पे सरकार बनाइए, हम वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। और नहीं तो ममता बनर्जी है, ये देखिए आतंकवादी हमला करवा। प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करते हैं जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको फॉलो करना बनता है। बीजेपी आज तक सरकार में नहीं आई थी, पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आई, लेकिन तीसरी बार बहुमत से नहीं आई। राहुल गांधी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन कर सकते हैं आपको कि आपकी शादी हो गई है, आप किस महिला के साथ यहाँ घूम रहे हो, किस महिला के साथ मूवी देख रहे हो? यह सवाल आपकी पत्नी से भी हो सकता है। बिल्कुल। ये सवाल आपकी बहन से भी हो सकता है कि तुम इसकी बहन हो, तुम इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? योगी जी के बारे में आपने बोला कि योगी जी परिवार को छोड़कर राजनीति में आए हैं। राहुल गांधी परिवार को बलिदान देकर राजनीति में आए हैं। उनके पिताजी राजीव गांधी उनका बलिदान दिए, इंदिरा गांधी दादी बलिदान दिए। क्या वो हिंदू राष्ट्र सभी को आज़ादी देगा, हर धर्म को रहने की आज़ादी देगा? बिल्कुल। हर भाषा में बात करने की आज़ादी देगा? क्या हमारे संविधान को उसी तरीके से, हमारे न्याय व्यवस्था को उसी तरीके से काम करने की आज़ादी देगा? द बिहारी टॉक एपिसोड 3 के आज हमारे साथ गेस्ट हैं। वो एक ऐसे गेस्ट हैं जो पटना बिहार जैसे स्टेट में रहकर रोटी बैंक चलाते हैं और ये रोटी बैंक काम कैसे करती है आज सारा चीज़ अंकित जी से जानेंगे। तो अंकित जी, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ रंजन जी, और आपके बिहारी टॉक के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अंकित जी, आप ये रोटी बैंक है क्या? ये रोटी बैंक श्री राम दल एक संस्था है, हाँ, जो माननीय बड़े भाई छोटू भैया के द्वारा बनाई गई संस्था है और उसके अंडर में ये रोटी बैंक चलता है गांधी मैदान गेट नंबर 1 पर विगत 6 वर्षों से, जहां गरीब लोगों को प्रत्येक रविवार को हम लोग खाना खिलाते हैं। और अभी रोटी बैंक के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विक्की भैया हैं। तो ये रोटी बैंक में खाने सबको मुफ्त मिलते हैं या फिर कुछ पैसे लगते हैं? कोई पैसा नहीं लगता है। इसके लिए एक बड़ी सी टीम है जो टीम आपस में पैसे का कलेक्शन करती है और उसके बाद उस पैसे से हम लोग रविवार को खाना बनवाते हैं और उसी खाने को गेट नंबर 1 के पास वितरित करते हैं। अच्छा, तो ये पैसे आप लोग खुद इकट्ठा करते हैं? हमारे दोस्तों में अगर किसी का जन्मदिन हुआ तो वो एक दिन का पूरा खर्च स्वयं उठा लिए। अच्छा। तो इस तरीके से। अंकित जी, आप रोटी बैंक से जुड़े हुए हैं
और बोल रहे हैं कि उसमें किसी को पैसे नहीं देना होता है जी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती है, आप करते क्या हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। जैसे पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोलकाता में पोस्टेड हूँ। और रही बात रोटी बैंक की, हाँ। तो रोटी बैंक संस्था काफ़ी अच्छे से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी है। जितने भी संगठन में लोग हैं जो रोटी बैंक को चलाते हैं, उनके बीच में जितना भी पैसा आता है, उसमें जो पैसा खर्च होता है या जो पैसा बच जाता है, सबका हिसाब ग्रुप में ही हम लोग सबको बताते हैं। अच्छा, ये सब का खर्चा का हिसाब रखे रहते पूरा हैं? हिसाब होता है, हर दिन का हिसाब होता है, एक एक रुपए का हिसाब होता है। और हर सदस्य को मालूम होता है कि आज के रविवार को हमारे रोटी बैंक में कितना खर्च हुआ है और उसमें कितना पैसा बच गया। तो सारा जानकारी सारे संगठन के सदस्यों को रहता है। तो आप लोग रोटी बैंक में जो खाना खिलाते हैं वो खाना कहीं पे बना करके खिलाते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो घर से खाना लेकर जाके खिलाते हैं, या फिर आप लोग जहाँ पे खिलाते हैं गांधी मैदान में जहाँ बता रहे हैं तो वहीं पे खाना बनता है? नहीं, जब रोटी बैंक की शुरुआत हुई थी 6 वर्ष पहले, उस वक्त हम लोग स्वयं बना करके भोजन वितरित करते थे, क्योंकि उस समय ज़रूरतमंदों की संख्या काफ़ी कम थी। धीरे धीरे जब रोटी बैंक के बारे में पटना में हर जगह प्रचार हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक अस्थायी जगह बना करके और रोटी बैंक को चलाया जाए। तो हमने चिन्हित किया गांधी मैदान पटना, गेट नंबर 1, क्योंकि वह पटना की सबसे मुख्य जगह है। तो वहाँ पे हम लोग रविवार के दिन सभी को बुलाते हैं और बैठा के प्रेम से खिलाते हैं। रोटी होती है, साथ में सब्जी होता है और कुछ न कुछ मिठाई हम लोग रखते हैं। अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ मिठाई जरूर होता है। तो लगभग में उसमें कितने लोग खा लेते होंगे? करीबन 250 से 300 लोग हर रविवार को भोजन प्राप्त करते होते हैं, लेकिन हम लोग अपने परिवार का सदस्य मान के उनको खिलाते हैं और वो लोग बड़े प्रेम से, हम लोग को सब पहचानते हैं, अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, इंतजार करते हैं रविवार के दिन हमारा। अच्छा, रोटी बैंक से तो आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोग भूखे जो रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, उन लोगों को खाना मिल रहा है। ये सारी चीज़ तो सही है, बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन आप जब एक सोशल वर्कर होते हैं तो बहुत चीज़ें करना पड़ता है। तो एक होता है कि सीजन के अनुसार जी, और एक होता है सब दिन जी। क्योंकि अभी सोशल वर्क में बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कोई भी आते हैं, कुछ भी होता है तो कैमरा निकालते हैं, अपना सोशल वर्क कर लिए। तो आप लोग एकदम प्योर सोशल वर्क है जी, जो कि सालों भर करते हैं जी। तो आप लोग क्या क्या काम करते हैं सोशल वर्क में? रोटी बैंक तो हमारा हर रविवार का कार्यक्रम हो गया, हाँ। जिसके बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी। हाँ। इसके अलावा पिछले 6 साल से मैं हर ठंड में कंबल बांटता हूँ, 200-300 कंबल बांटता हूँ, जो मेरे अकेले की क्षमता नहीं है। उसके लिए मेरे कई साथी हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो वो पैसा भेजते हैं, उसी पैसे से मैं हर साल कंबल बांटता हूँ 200-300 लोगों को। पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मैंने पढ़ाई कोलकाता से ही किया था, टेक्नो इंडिया कॉलेज है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में, तो वहीं से मेरी पढ़ाई भी हुई। घर पटना में, आप रहने वाले बिहार के, और जॉब, पढ़ाई भी कोलकाता में और जॉब भी कोलकाता में। क्या कारण है कि आपको कोलकाता में ही रहकर पढ़ाई भी किए और जॉब भी कर रहे हैं? बिहार से क्या बिहार में जॉब नहीं मिल रहा है? यहाँ पे तो सरकारें जॉब बांट रही है लाखों लाख। बिहार में प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है मेरे हिसाब से। आईटी की कंपनियां बिहार में नहीं है। अगर इसके मुकाबले आप देखते हैं तो कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलोर में काफ़ी कंपनियां हैं, तो इस कारण से वहाँ पे जॉब करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और रही बात कॉलेज की, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में देखोगे, सरकारी कॉलेज तो यहाँ पे भी एनआईटी और आईआईटी है, लेकिन सभी बच्चों में उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, और किसी कारणवश मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में देखोगे तो बिहार में उतनी संभावनाएं अभी के टाइम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सरकारें हर साल कॉलेज बनवाती है, छात्रों के लिए बहुत सारी स्कीम है, ऐसा सरकारें दावा करती है, फिर हमारे छात्रों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था का दोष मैं मानूंगा कि बिहार में जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने शिक्षा के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारों ने काम नहीं किया है। अगर आप आज़ादी के पहले के बिहार को देखते हो तो बिहार बहुत आगे चला गया है, लेकिन फिर भी
अगर हम बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो बिहार वहाँ नहीं खड़ा होता है जहाँ होना बाकी चाहिए। राज्यों की तुलना आप कर रहे हैं तो मतलब आप कहने का मतलब आपका यही है ना कि बिहार बाकी राज्य की तुलना में पिछड़ा है, मेरे ये हकीकत है। रंजन जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिहार पिछड़ा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिहार में अभी अपार संभावनाएं हैं, काम करने के लिए बहुत कुछ है जो अभी तक नहीं किया गया है। संभावनाएं तो सालों बरसों से आ रही कि बिहार में संभावनाएं हैं, ये हकीकत कब होगा? क्योंकि होगा हर दिन हर साल जब भी इलेक्शन आता है नई सरकारें आती है। अभी तो पिछले 20 सालों से हमारे चचा ही हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा काम करते हैं बिहार में? पहले आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं कि बिहार में जो संभावनाएं हैं वो हकीकत में कब बदलेंगी। हाँ। तो इसके लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है युवाओं का राजनीति में आगे आना। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बिहार का वास्तविक विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि मुद्दे हमारे हैं। अच्छे कॉलेज हमें चाहिए, अच्छी नौकरी हमें चाहिए, तो हमें सरकार में आ करके और उन चीज़ों को धरातल पर उतारना होगा। तो युवा आप बोल रहे हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए बिहार में। कौन युवा? जिनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनके राजघराने ऑलरेडी राजनीति से उनको विरासत में राजनीति मिली है, वो युवा, या फिर एक ऐसा युवा जो बिहार को रिप्रेजेंट करे, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जब मैं युवा की बात करता हूं तो युवा मतलब केवल युवा, वो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हैं। कोई भी युवा जो बिहार के लिए सोचता हो, बिहार को आगे ले जाना चाहता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इसलिए राजनीति में ना आए क्योंकि उसके पिताजी राजनीति में थे। ये मायना नहीं हो सकता, ये पैमाना नहीं हो सकता है। जिसके अंदर भी बिहार को आगे ले जाने की भावना हो, जो सच्चे मन से बिहार को आगे ले जाना चाहता हो, जो बेरोजगारी के ऊपर काम करना चाहता हो, जो बिहार में गरीबी के ऊपर काम करना चाहता हो, वो युवा राजनीति में आए। तो राजनीति में इसी मकसद से तो तेजस्वी यादव भी राजनीति में आए हैं कि जो काम हमारे पिताजी ने नहीं किया है वो काम हम करेंगे। ये तेजस्वी यादव का वादा है जी। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव में ऐसी काबिलियत है कि बिहार को वो रिप्रेजेंट करेंगे तो बिहार में नौकरी, अधिक पलायन, ये बेरोजगारी, ये सब मुद्दे पे काम करेंगे और बिहार को एक जो बोल रहे हैं कि जहाँ पे कि संभावना बहुत है बिहार में लेकिन हकीकत नहीं हुआ है, तो वो हकीकत बनेगा? जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव से कभी मिला नहीं हूँ और उनसे कभी बातचीत नहीं हुई है। जितना भी जानता हूँ तेजस्वी जी को मैं वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानता हूँ, तो व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कर नहीं सकता हूँ उनके ऊपर। और अभी तक उनको बिहार की जनता ने मौका नहीं दिया है मुख्यमंत्री के रूप में। उप मुख्यमंत्री दो बार रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में जो शक्तियां मिलती हैं, आपको भी पता और हमें भी पता है कि वो काफी अलग होती है, असीमित शक्ति है। अच्छा। तो वो उनको नहीं मिला है, इसलिए अभी मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूँ। एक बार अगर कभी बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में मौका देती है, फिर उनके काम को सही से मैं अध्ययन कर सकता हूँ और उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। अच्छा, जब मतलब तेजस्वी यादव सरकार में कभी आएंगे तो उनको आप देखेंगे कि वो कैसा काम करते हैं, उसके बाद ही उस पर टिप्पणी करूंगा। जितना वो बोले हैं उतना उस पर खड़ा उतारते हैं या फिर नहीं? हाँ। लेकिन एक चीज है, बिहार का इतिहास है कि कोई भी उप मुख्यमंत्री आज तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना है। अब तेजस्वी यादव युवा हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। देखिए बिहार की जनता जो चाहेगी वही मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी एक इतिहास होगा, क्योंकि आज तक बिहार के इतिहास में कभी भी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना है, वो उप मुख्यमंत्री बनकर ही रह गया है। मैं तो बस शुभकामनाएं दे सकता हूँ। और एक और युवा हैं, बहुत सारे अभी पॉलिटिकल युवा हैं बिहार में जो राजनीति में आए हैं। चिराग पासवान हो गए, आपको जितने भी बहुत सारे आईएएस निकल कर इस बार आ रहे हैं, जो आईएएस पद से अपना इस्तीफा देकर बिहार की पॉलिटिक्स में हाथ आजमा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को आने से बिहार की पॉलिटिकल मतलब कुछ नया चीज़ हो रहा है या फिर जात पात की वही राजनीति रहेगी? देखिए, अच्छा तो हो रहा है। पहले बिहार की जनता कहती थी कि हमारे पास मौका नहीं है, मेरे पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है। लेकिन आज आप देखें, आनंद मिश्रा को देखिए, पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। आप शिवदीप लांडे को देखिए, वो भी राजनीति में बिहार को ही चुने हैं, वो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। विकास वैभव जी को भी मैं देख रहा हूँ, ये इन्फ्लुएंस बिहार
लेट्स इंस्पायर बिहार। हाँ। उनकी एक संस्था है जिसके माध्यम से वो बिहार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तीनों बिहार में इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि इन लोगों को आने से ये जो विरासत में जिनको राजनीति मिली है उनको समस्या होगी, या फिर उन लोगों को समस्या होगी कि उन लोगों के पास इतना नॉलेज, डिग्री, हर चीज़, एक IAS IPS रह चुके हैं, उनसे बेहतर किसी स्टेट को कौन चला सकता है? तो उन लोगों को अगर जिताएंगे तो शायद बहुत अच्छा काम करेंगे, और बिहार के लोगों को पास मौका भी है बहुत अच्छा, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो क्या लगता है कि बिहार की जिस तरीके से स्थिति है, ऐसे लोगों को चुनेगी, ऑप्शन में रखेगी, या फिर वहीं पुराने तरीके? मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। हाँ। सिर्फ राजनीति में आना और उसका चुना जाना, उस व्यक्ति का चुना जाना, इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता है कि वह एक IAS था या डॉक्टर था या इंजीनियर था। इसलिए क्योंकि राजनीति में आने के बाद आप जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके विकास के लिए भी काम करते हैं, जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा है। हाँ। तो जरूरी ना है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तभी आप उसका दर्द समझें। हो सकता है आप नहीं पढ़े हो लेकिन उनके बीच में रहे हो, इसलिए आप उनका दर्द समझते हो। लोगों से आप कनेक्ट कितना कर पाते हैं, वो भी निचले पायदान के लोगों के पास, क्योंकि हवाई बातें तो करने वाले, उसके बिना तो पॉलिटिक्स होती नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं। विकास वैभव सर आ रहे हैं, आनंद मिश्रा सर आ रहे हैं, शिवदीप लांडे सर आ रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उनको बधाई दूंगा और बिहार की जनता से भी अपील करूंगा कि आप उनको जिताएं, मौका दे एक पढ़े लिखे इंसान को बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने का। बिहार में पिछले 40 सालों से लगभग नीतीश और लालू यादव की सरकार है। जी बिल्कुल। बिहार के बाहरी लोग हैं जो बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया पे बिहार पे मीम्स भी बनाते हैं, आप भी देखते होंगे कि बिहार ऐसा है, पिछड़ा है, वहाँ कुछ नहीं है, सड़कें नहीं है, वहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है। यहाँ तक बहुत लोग, बिहार में सिनेमा हॉल भी है, चौक जाते हैं बहुत सारे लोग। क्या लगता है आपको कि बिहार में लालू नीतीश ने काम किया है या फिर नहीं? वो बिहार वहीं घिसा पीटा तरीका से आ रहा है और बाहरी लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं बिहार के बारे में? नीतीश जी से पहले लालू यादव जी की सरकार थी। जिस वक्त उनकी सरकार बनी तो मुझे लगता है जातिवाद अपने चरम पर था और जो छोटी जाति के लोग होते थे, मेरे हिसाब से कोई जाति छोटी नहीं होती है, लेकिन एक आप जब बिहार के पर्सपेक्टिव में बात करते हो तो जाति व्यवस्था है बिहार में। तो जो छोटी जातियां होती थी उनके ऊपर काफ़ी जुल्म ढाया जाता था। हम लोगों को भी याद है कि हमारे गांव में हम देखते थे कि जो छोटी जाति के लोग हैं जो हमारे खेतों में काम करते थे वो कभी बैठते नहीं थे हमारे सामने, वो जमीन पर बैठते थे। तो एक भेदभाव का समय था वो, लेकिन लालू जी ने उन गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। तो इस चीज़ के लिए मैं लालू जी को मानता हूँ कि उन्होंने नीची जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन नीतीश जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया, उन्होंने अच्छे अच्छे अस्पताल बनवाए, आंगनबाड़ियाँ बनवाई, स्कूल बनवाए। महिलाओं को आज अगर आप देखते हैं तो बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हैं पूरे भारत में किसी भी राज्य में उतनी महिला पुलिस नहीं है। तो ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है। लड़कियां पढ़ने आगे बढ़े इसके लिए उन्होंने साइकिल योजना शुरू की, पोशाक योजना शुरू की। जब लड़कियां 10th पास करती हैं तो उनको 10,000 रुपए दिए जाते हैं कि वो आगे की पढ़ाई करे। जब वो 12th पास करती है तो 25,000 रुपए दिए जाते हैं। वही लड़की जब ग्रेजुएट हो जाती है तो उसे 50,000 रुपए दिए जाते हैं। और जब वो ग्रेजुएट होकर फॉर्म भरती है तो उसको नौकरी में भी आरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल। उस लड़की की जब शादी हो जाती है तो चुनाव में भी उसको आरक्षण दिया जाता है। वार्ड्स के चुनाव में, मेयर के चुनाव में नीतीश जी उनको आरक्षण देते हैं। तो महिलाओं को आगे लाना जो हमारी आधी आबादी है उसके लिए उन्होंने जिस तरह का काम किया है उसके लिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, नीतीश कुमार जी के कामों से। जी मतलब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है, बहुत काम किया है। ये तो बात रही महिलाओं के ऊपर। डेवलपमेंट का बात करते हैं। बिहार की सड़कें, बिहार में जितने भी पुल हो गए, अब जो भी कुछ देखते हैं तो ये सब पे काम हुआ है कि आज भी बिहार वही है स्थिति? मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा दूंगा। आप घर से निकलिए, थोड़े दूर आप आगे जाइए, गंगा तट पर आपको मरीन ड्राइव दिखेगा। हाँ बिल्कुल। वो देखते ही आपको समझ में आएगा कि बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप वहाँ से निकलिए, नए वाले म्यूजियम जाइए, आप देखिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप नीतीश कुमार के विकास के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं।
मतलब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए सच में काम किया है। नहीं किया होता तो ऐसे ही वो विकास पुरुष न कहलाते, नहीं किया होता तो ऐसे ही वो पूरे विपक्षी दलों के नेता न हो जाते प्रधानमंत्री पद के लिए। मतलब नीतीश कुमार को जो विकास पुरुष का टैग मिला है वो बिल्कुल सही मिला, बिल्कुल सही मिला है। लेकिन अभी का जो स्थिति है वो नीतीश कुमार की अपोजिशन पार्टियां उन पे इतना ज़्यादा टारगेट करती है कि उनको एक तरह से के मतलब मानसिक रोगी घोषित कर चुका है। उसको नॉर्मल भाषा में आप पागल भी बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार अब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही। ये बिहार की पॉलिटिकल की अभी स्थिति है। मतलब सामने वाला आदमी से जब आप कंपटीशन नहीं कर पाते हैं तो उसको समाज में बिल्कुल नकार दीजिए कि वो अब आपके लायक नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार के पास अभी मौका है या फिर किसी दूसरे को बिहार चलाना चाहिए? नीतीश कुमार से अच्छा उम्मीदवार मुझे बिहार में नहीं दिखता है। अभी भी उनसे बेहतर नहीं दिखता है। और जिस व्यक्ति ने बिहार के लिए इतना कुछ किया हो उसके लिए मर्यादित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके के शब्द उस व्यक्ति के लिए नहीं करने चाहिए जिसने बिहार के लिए इतना काम किया है। और इन सब से ऊपर मैं गीता की उस बात को याद रखता हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन अच्छा है, वो राजनीति में हो या किसी भी क्षेत्र में। नई पार्टी आए, उसको भी मौका मिले, वो भी काम करे। क्योंकि हो सकता है एक सरकार कुछ चीज़ों को देख पा रही हो, कुछ परेशानियों को न देख पा रही हो, और दूसरी पार्टी जब सरकार में आए तो वो उन चीज़ों को देखे, उन विकास को करे जो आज तक जो क्षेत्र, जो लोग विकास से वंचित रह गए। मतलब नई पार्टियां की बात जब आप कर रहे हैं तो बिहार में इस बार बहुत सारी नई पार्टियों का एंट्री हुआ है। एक जन सुराज पार्टी है जी, नाम सुन रहे हैं? नाम तो सुन रहे हैं और काफी चर्चा में है। उनके नेता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी से मेरी मुलाकात भी हुई। गांधी मैदान में ही एक दिन हम लोग रोटी बैंक चला रहे थे। हाँ। और उसी समय उनका छात्रों का बीपीएससी से जुड़ा हुआ आंदोलन चल रहा था। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग गए, उनसे मिले, बातचीत हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में मिलकर बिहार को आगे ले जाएं। आप भी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं, आप भी समाज में भोजन कराने का काम कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, और हम लोग छात्रों की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो किसी दिन हम लोग ज़रूर साथ में मिलकर करें इस सेवा के कार्य को। तो अच्छा लगा जब कोई व्यक्ति इस तरीके से आपके सामने आशा के साथ बातें करता है तो आपको बेहतर लगता है। प्रशांत किशोर का बिहार में अभी फिलहाल जो बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं वो क्या लगता है? उनका तो दावा है कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहार में जो स्थिति होती है अंतिम में आकर जाति पे अटक जाती है। सही बात है। प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या बिहार में मात्र 2% है जी, 2 से 2.5% है। लेकिन उनका बात करने का तरीका, बहुत सारे चीज़ों से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं जो उनके कास्ट के नहीं हैं। तो प्रशांत किशोर जिस मकसद से बिहार में एंट्री लिए हैं उस मकसद से उनको बिहार की जनता चुन सकती है या फिर अंतिम में वो अपने जात के पे ही आ जाएगी? प्रशांत किशोर एक अच्छे उम्मीदवार तो हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। जिस तरीके से वो बिहार में युवाओं के रोजगार की बात उठाते हैं, शिक्षा की बात उठाते हैं, बिहार में इलाज नहीं मिलता है, लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बिहार के बच्चे मजदूर बन के बाहर जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल जब वो उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं एक युवा हूँ और मैं अपने आप को उनसे जोड़ पाता हूँ। उन परेशानियों को वो देख रहे हैं या उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिस परेशानी को मैंने जब कलकत्ता में गया पढ़ाई की तो मैंने देखा कैसे बिहार के लड़कों को उपेक्षित किया जाता है। अच्छा। उस नज़र से देखा जाता है कि तुम बिहारी हो, यानी तुम बिहारी हो तो तुम गंदगी से रहते हो, तुम बिहारी हो तो तुम अनपढ़ हो। ये चीज़ें जब मैं बाहर गया नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो मैंने देखा कि बिहारियों को एक उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। रहने और खाने पीने का ढंग नहीं है, हाँ, पहनने का ढंग नहीं है। आज बिहार में विकास हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य राज्यों को लगता है कि बिहार अभी भी उस 90 के दशक में है जहां अपराध चरम पर था, और आज भी बिहार में कुछ उपलब्ध नहीं है। तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं युवा होने के नाते कि एक बार आपको जब बिहार आने का मौका मिले, मोदी जी के ट्रेन से ही आ जाइए। आप वंदे भारत इतने अच्छे अच्छे ट्रेन चला दिए हैं, वो बिहार में भी चलती है और बिल्कुल सही तरीके से चलती है वंदे भारत। आप लोग बिहार आकर देख लीजिए, उसके बाद आप बिहार के बारे में बातें करिए कि बिहार कैसा है। बिल्कुल।
और बिहार में राजनीति में जो समस्या है जिसके बारे में आपने चर्चा की, जातिवाद, ये हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। युवा होने के नाते हमें देश के विकास में लगना चाहिए, हमें जाति के बंधनों में नहीं बंधना चाहिए। बिहार पहले ही बहुत पीछे जा चुका है, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जाति व्यवस्था हमें और पीछे ले जाएगी, आगे नहीं ले जाएगी। लेकिन मैं जब भोजपुरी गानों को देख रहा हूँ आजकल, तो जो भी लड़के भोजपुरी गाना गाते हैं वो अपनी जाति को लेकर गाने गाते हैं। तो ये सब चीज़ें और जातिवाद को बढ़ावा देती हैं और इससे बिहार का विकास कहीं नहीं होगा। भोजपुरी गाने से याद आया, भोजपुरी गाने सुनते हैं? थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। किसके गाने अच्छे लगते हैं अभी? मैं मुख्यतः लड़कों में अगर बात करूँ तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने सुनता हूँ और शिल्पी राज के गाने मैं सुनता हूँ। शिल्पी राज के भी गाने सुनते हैं। हाँ। और एक महिला है अनुपमा यादव, उनको मैंने तब जाना जब मेरी बहन की शादी थी बनारस में। तो अनुपमा यादव जी और शिव कुमार बिक्कू जी, ये 2 कलाकार हैं भोजपुरी के। वो हमारी बहन के शादी कार्यक्रम में हम लोगों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए थे, तो वहाँ उनसे जानकारी हुई, उनसे परिचय हुआ, तो उनके गाने मैं सुनता हूँ। अच्छा, लेकिन आप भोजपुरी के सबसे बड़े धुरंधर के, जो अभी के भोजपुरी के सबसे बड़े धुरंधर हैं, जातिवाद गानों के जन्मदाता जिनको कह सकते हैं, उनको आप नहीं सुन रहे हैं। मतलब आप अच्छे भोजपुरी गाने सुन रहे हैं। उनका नाम है टुनटुन यादव। अच्छा। जो भोजपुरी के जातिवाद गाने के जन्मदाता हैं। मतलब उनकी करियर की शुरुआत ही जातिवाद गाने से हुई है और उनको देख करके हर कोई जातिवाद गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे मैं टुनटुन जी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जातिवादी गानों को गाने से कोई भला नहीं होने वाला है, सिर्फ समाज बटेगा और इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो आप भी ना गाएं, और कोई भी व्यक्ति अगर जातिवादी गाने गाता है तो मैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह के गाने गाकर बिहार को और पीछे ना ले जाइए। बिहार ऑलरेडी बहुत पीछे है। जातिवाद भोजपुरी में है, जातिवाद बिहार में है, लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ बिहार पे एक मार्क लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है कि बिहार में सिर्फ जातिवादी होता है। लेकिन जातिवाद अदर स्टेट में भी होता है और भयंकर तरीके से होता है जी। लेकिन उसका कभी नाम नहीं आता। बदनाम सिर्फ बिहार होता है कि बिहार में जातिवाद होता है। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जातिवाद चरम सीमा पे रहती है और इतना खतरनाक वहाँ पे जातिवाद है। आप हरियाणा ले लीजिए, जातिवाद बदनाम सिर्फ बिहार होता है। क्या लगता है कि जातिवाद पूरे भारत की जड़ है या फिर सिर्फ और सिर्फ बिहार है जिसको हमेशा से टारगेट किया जाता है? रंजन जी, मुझे ये लगता है कि आपकी कमी लोग तब देखते हैं जब आप पीछे हो। मजबूत व्यक्ति का कंधा कोई नहीं पकड़ता है और गरीब की गिरेबान सब पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो बिहार पिछड़ा है, इसलिए गलतियां दिखाई जाती हैं। बाकी राज्य आगे बढ़ गए, उनके यहाँ नौकरियां हैं, उनके यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, उनके यहाँ इलाज की व्यवस्था है। वहाँ के जो लड़के हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वो बाहर नौकरी मांगने, रोजगार मांगने नहीं जाते हैं और बिहार के लोग उसी राज्य में मजदूरी करने जाते हैं। इसलिए उंगली उठाना आसान है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि वो जो जातिवाद बिहार में नहीं पूरे इंडिया में है। बिल्कुल। लेकिन बिहार बदनाम सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये पिछड़ा है, इसका विकास उतना नहीं हुआ है और वो सारे राज्य हैं जो अपने आप में संपन्न है, उसके पास सारा चीज़ है, इसीलिए उसकी जातिवादी होते हुए वो ढक जाती है, वो छुप जाता है। गलतियां छुप जाती हैं अगर बाकी सब बेहतर हो, और आपकी छोटी गलती भी दिखा दी जाती है अगर आप कमजोर हैं। मतलब ये तो फिर बिहार के साथ नाइंसाफ़ी है। तो इस नाइंसाफ़ी को कौन बदलेगा? हम और आप ही तो बदलेंगे। आप विकास करिए, बिहार को आगे ले जाइए, फिर कोई आपको नहीं बोलेगा। जब लोगों को आपसे मदद की ज़रूरत होगी तो लोग आपकी गलतियां नहीं पहचानेंगे। लेकिन आज बिहार को अन्य राज्यों से मदद की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको सुनना पड़ता है। अंकित जी, आप कोलकाता से पढ़ाई किए हैं जी, कोलकाता में जॉब भी कर रहे हैं। अभी कोलकाता की क्या स्थिति है, कुछ अपडेट है? कलकत्ता की स्थिति तो अभी जब से वक्फ कानून आया है उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी अशांति है वहाँ पे। कोलकाता में अभी अशांति है, लेकिन आप वहाँ पे पढ़ाई किए हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो अच्छे खासे टाइम बिता दिए होंगे कोलकाता। लगभग 8 साल से मैं कोलकाता 8 साल।
8 साल जब आप बिता दिए होंगे तो मतलब एक लाइफ का आप पार्ट दे दिए हैं कोलकाता को। बिल्कुल। तो कोलकाता के तो आप नस नस से वाकिफ होंगे। जी बिल्कुल, जब मैं जवान हो रहा था उस वक्त मैं कोलकाता में रहा हूँ। जब मैं 12th पास करके यहाँ से निकला तो एक स्टूडेंट था, और वहाँ से जब आप कॉलेज जाते हैं तब आप युवा अवस्था में होते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को समझते हैं, और जब आप नौकरी करते हैं, आप कुछ पैसे कमाते हैं, तो उस दुनिया को घूमते हैं, उस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो उस वक्त मैं कोलकाता में था। उस वक्त से कोलकाता में हैं। हाँ। तो कभी कोलकाता का जो अभी का माहौल है उसको देखकर कभी लगा कि कोलकाता में इस तरीके का मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव, या फिर जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे तैर रहा है कि वहाँ पे हमेशा दंगे हो जाते हैं, कभी राजनीति के कोई भी चुनाव होते हैं वो सही तरीके से बिना दंगे के, बिना आगजनी के संपन्न नहीं होते हैं। ये स्थिति कोलकाता की हमेशा से रही है या फिर आप कुछ अलग नज़रिया से देखते हैं? मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। जब मैं अपने कॉलेज में गया तब मैं पहली बार बिहार से बाहर निकला और मैं बंगाल गया। तो शुरू में जब आप किसी नए जगह पर जाते हो और बंगाल की भाषा है वो बंगाली है, लोग वहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। अगर आप हिंदी बोलोगे तो टूटी फूटी हिंदी वो लोग बोल लेते हैं, लेकिन एक भाषा का परेशानी आपको होगी। तो उस जगह पर जब मैं गया तो मुझे भी वही परेशानी हुई, लेकिन बंगाल के जो लोग हैं वो इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं कि आपको कभी महसूस नहीं होने देंगे कि आप हिंदी भाषी हैं, आपके साथ कोई उस तरीके का व्यवहार नहीं होता है। तो कुछ समय में ही मेरे घर के पड़ोस के जो लोग थे उनके साथ घुलना मिलना हो गया। मेरे कॉलेज में कुछ बंगाली दोस्त बन गए, उनके घर आना जाना, उनके परिवारों से मिलना, त्योहार साथ में मनाना। तो धीरे धीरे बंगाल आप समझिए कि मेरा परिवार ही हो गया। आज मेरे कई दोस्त हैं बंगाल के जो मेरे समाज सेवा का जितना कार्य मैं करता हूँ उसमें पैसे भेज देते हैं, और उस यकीन के साथ भेज देते हैं पैसे कि अगर अंकित के पास भेज रहे हैं तो वो पैसा सही जगह लगेगा। बंगाल में लगभग 10 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है। आप जब वहाँ पे पढ़ने गए होंगे उस समय भी शायद ममता बनर्जी की ही सरकार जी जी, ममता जी की ही सरकार थी। तो वहाँ की सरकार का क्या रवैया रहता है आम लोगों के प्रति? रंजन जी, जैसे मैं जिस जगह पर कोलकाता में रहता था सेक्टर 5 में, वो कलकत्ता का सबसे अच्छा इलाका माना जाता है, या मैं कहूँगा कि पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे अच्छा इलाका है। वहाँ व्यापारी रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, काफ़ी सज्जन लोग रहते हैं वहाँ पे। तो जैसे पटना में आप बोरिंग रोड को जानते हैं, बोरिंग रोड कितने अच्छे से डेवलप किया हुआ जगह है, वहाँ पुलिस व्यवस्था कितनी अच्छी है, वहाँ कितने सज्जन लोग रहते हैं, सभी पैसे वाले लोग वहाँ रहते हैं। आपको मिलेंगे अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छा शॉपिंग मॉल, खाने की दुकानें, सब कुछ। तो क्या आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितना विकास हो रहा है? कोलकाता में आप बहुत दिन गुजार लिए, वहाँ पे बोला जाता है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या बहुत सारे भरे हुए हैं। जब आप लोकल लोगों से मिलते होंगे तो कभी ऐसा फील हुआ कि सच में बांग्लादेश में अपने लोग नहीं हैं, यहाँ पे घुसपैठिए भरे हुए हैं, या फिर रोहिंग्या बाहरी लोगों से मिल रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर मैं कोलकाता में रहा हूँ तो मैंने इस समस्या को नहीं महसूस किया, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो वहाँ के लोकल ही थे, कॉलेज में पढ़ते थे, जो पड़ोस में थे वो घर बना के रहते थे, वो लोकल ही थे। लेकिन जब मैं न्यूज़ को देखता हूँ तो न्यूज़ से, समाचार पत्रों से पता चलता है कि ये समस्या बंगाल में ही नहीं पूरे देश में है। दिल्ली में जब नई सरकार बनी है भाजपा की तो उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है, बहुत लोगों को पकड़ा है कमिटमेंट पे कि हम रोहिंग्या घुसपैठिया को बाहर निकालेंगे, और कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है वहां पर और बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। असम में भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार बनी तो मैंने देखा कि काफी बाहर के घुसपैठियों को उन्होंने पकड़ा है और बाहर किया है। तो ये समस्या एक बंगाल की नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। और घुसपैठियों से, इलीगल इमिग्रेंट से देश के किसी भी नागरिक को कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और देश के लिए समस्या है। कोई व्यक्ति किसी कारण से परेशान है अपने देश में तो लीगल तरीका है, आप हमारे सरकार से संपर्क करिए, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए देश में आइए, आपका स्वागत है। भारत अतिथि देवो भव की भूमि है, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप इल्लीगल तरीके से आप अगर देश में आते हैं तो आपके लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये देश की सबसे बड़ी अभी समस्या ये है, रोहिंग्या, घुसपैठिया जो भारत में हर क्षेत्र में भरे हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो बाहर से आपके देश में आए हैं और बिना आपके सरकार की अनुमति के आए हैं,
वो देशभक्त नहीं है। नहीं, वो अगर क्राइम भी कर दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने न्यूज में देखा था उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड भी है, कैसे बना पता नहीं। ये तो वोट बैंक के लिए सरकारें बना कर मुझे पता नहीं कि कैसे बन रहा है। वो व्यक्ति अगर कोई बड़ा अपराध करके चला जाए देश से तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है। एक और बड़ी समस्या जिसके ऊपर मुझे लगता है उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, वो है जनसंख्या। भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास कानून के रूप में हो सकता है, वो प्रयास जन जागरण के रूप में हो सकता है, वो प्रयास सरकार कुछ तरीके के इंसेंटिव, कुछ रिजर्वेशंस, कुछ भी करके नीतिगत तरीके से लोगों को भरोसे में लेकर के करे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कुछ बेहतर कदम उठाया जाना चाहिए। बीजेपी का अगला मकसद यही है जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि बीजेपी का जो इलेक्शन का रोड मैप था कि हम ये चीज़ करेंगे, उसमें सारे लगभग वो पूरा कर चुकी है। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन जो हुआ, अगला यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे चीज़ बीजेपी कर चुकी है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का ये चुनावी मुद्दा होता है या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब भी बात होती है तो एक अलग मैटर चलने लगता है, पूरे देश का माहौल अलग होता है? तो ये सब चीज़ जो बीजेपी चालू करवा दी है, तो उनका तो दावा ये है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल भी हम जल्द पास करवा लेंगे। क्या लगता है ये पास हो जाएगा? बीजेपी के पास मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। उसने साबित किया है, पिछले जो भी कानून उन्होंने पास कराए हैं उसमें उन्होंने लोगों के बीच में दिखाया है कि उनके पास पर्याप्त नंबर्स हैं उनके पास। लेकिन मैं ये मानता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि सिर्फ कानून बनाना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक आप लोगों को विश्वास में न लें, लोगों को भरोसे में न लें कि जो कानून आप बना रहे हैं वो उनके हित में कैसे है, इससे उनका भला कैसे होगा, तब तक उस कानून को बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कानून जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कानून जरूरी नहीं है, कानून जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है जागरूकता। लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए कि ये कानून क्यों फायदेमंद है। लेकिन बात ये आती है कि जब बीजेपी कोई कानून लाती है तो विपक्षी पार्टियां बैठी रहती है, चाहे वो कानून अच्छा ही क्यों ना हो, उसको गलत बताना है और उसके खिलाफ लोगों को भड़काना है। देखिए, जब कांग्रेस कोई चीज़ अच्छा करेगी तो बीजेपी में लोग बैठे रहते हैं कि इसको हर हाल में इस कानून को हमको विरोध करना है, गलत बताना है और लोगों को भड़काना है। तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि अपना देश में कि कोई अच्छा भी कानून है तो बोल दे वाह वाह ताली बजा करके कि अरे बहुत अच्छा है, इसको हम पूरा समर्थन देते हैं। तो क्या लगता है आपको, जनसंख्या नियंत्रण कानून किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए अच्छा नहीं होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए अच्छा होगा। नहीं, लेकिन आपने कहा विपक्षी पार्टियों की बात, तो वो विपक्ष में इसीलिए है कि उस सरकार का विरोध करें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी कानून बनता है, कोई भी नीति आती है तो उससे कुछ लोगों को फायदा तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। बिल्कुल। जब आप जंगल काटते हैं तो वहाँ पे नए फ्लैट्स बनाएंगे, रोड बनाएंगे, फैक्ट्रियाँ बनाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब आप जंगल काटते हैं तो उससे जीव जंतुओं को परेशानी होगी। जो ऑक्सीजन वो जंगल प्रोड्यूस करते, जो इन्वायरमेंट का उसमें आपका फायदा होता है, इन्वायरमेंट को जो नुकसान होगा उसको काटने से, तो कुछ ना फायदा कुछ ना नुकसान, हर चीज़ में, हर सिक्के के दो पहलू हैं। जंगल से ही तो, जंगल से जब आप चर्चा किए हैं तो जंगल का एक बात बताते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद का फेफड़ा कहा जाता है एक जंगल है, जी जी, 400 एकड़ में। उस जंगल को कांग्रेस की सरकार, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उसको बेचती है। वहाँ किस लिए? वहाँ पे आईटी पार्क बनेगा, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लगभग में सालाना 10,000 करोड़ का वहाँ पे रोजगार होगा। लेकिन काटा किस जंगल को जाता है जिसको हैदराबाद का फेफड़ा बोला जाता है? उस जंगल में 3 लेक है, मतलब वो देखने लायक जगह है। रातों रात वहाँ पे बुलडोजर उतार दिया जाता है, पूरा पेड़ का कटाई ये सब शुरू हो जाता है, चारों तरफ जंगल में चीख पुकार मच जाता है जो रहने वाले हैं वहाँ पे। क्या लगता है आपको कि मतलब हैदराबाद में कहीं ऐसा जगह नहीं होगा कि जहाँ पे जंगल ना हो,
कि उसको काटना जरूरी था? जंगल काटना कहीं से भी सही नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि कोई नई जगह चिन्हित करे और वहाँ पे आईटी पार्क बनाए। विकास हो, लेकिन विकास के साथ वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। धरती को सिर्फ माँ कहने से धरती माँ नहीं होती है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। और हम इंसान हैं, इंसान को भगवान ने दिमाग बुद्धि इसलिए नहीं दी कि वो बाकी जीवों का हत्या कर दे, उनके लिए परेशानी क्रिएट कर दे। तो सबका विकास होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। और एक यही कांग्रेस की सरकार है, जब मुंबई में मेट्रो ट्रेन के लिए जंगल के पेड़ की कटाई होती है तो वहाँ पे बहुत सारा एक मुख्य मुद्दा बना दिया जाता है कि बीजेपी जंगल को काट रही है, और जब कांग्रेस की सरकार करती है तो इसका कोई मुद्दा नहीं बनता है। एक ही रात में वहाँ पे इतने हजारों की संख्या में बुलडोजर लगाकर पेड़ की कटाई होती है। ये तो रंजन जी राजनीति की बात है। जो पार्टी विपक्ष में होगी वो सरकार की नीतियों का विरोध करेगी, अच्छी या बुरी किसी भी नीति का विरोध करेगी। नहीं तो वो सरकार में कैसे आएंगे, वो सत्ता में कैसे आएंगे? तो सत्ता के लिए ये सब चलता रहता है। आम जनमानस को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके ये सोचना चाहिए कि कोई भी सरकार का जो कानून है, सरकार की जो नीति है, वो उनके लिए फ़ायदे में है या नुकसान में है। राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगे तो हर चीज़ अच्छी या बुरी दोनों लग सकती है। अभी के समय में देश में जो भी राजनीति को देखते होंगे, और हम लोग तो बिहार में हैं, बिहार से बेहतर राजनीति कहीं नहीं होती है। यहाँ घर में खाने के लिए हो ना हो, लेकिन राजनीति होती है जी। और अभी के समय में राजनीति में दो डिवाइड में बटे हुए हैं सब। एक पार्ट को भक्त बोला जाता है, एक पार्ट को चमचा कहा जाता है। और ये आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे इस शब्द से कि किसको भक्त बोला जाता है, किसको चमचा बोला जाता है। तो बात ये होती है कि जब आप किसी के भक्त हैं, किसी के चमचे हैं, तो उसका आप अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं। आप उसकी गलतियों पे भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हैं। जैसे आप किसी नेता को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जब गलत भी बोलता है तो आप उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और ये चीज़ बहुत चला हुआ है अभी उसको अच्छा बताने में। तो आप ये अपने सोसाइटी को बचा रहे हैं कि उस नेता को बचा रहे हैं, और हो ये रहा है कि उस चक्कर में नेता बिल्कुल सेफ हो रहा है, उसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। वो तो सामने वाला उसका आदमी बचा दे रहा है उसको कि अरे यार हम गलत कर रहे हैं तो हमको सफाई ही नहीं देना पड़ रहा है, ये तो मेरा भक्त और चमचा ही इसको समेट रहा है। ये चीज़ें होनी चाहिए, या फिर इसका विरोध होना चाहिए कि जब गलत हो तो गलत कहिए उसको, तभी तो आपके नेता सुधारेंगे उसको। मनुष्य में बुद्धि भगवान ने दी किस लिए? सही को सही और गलत को गलत पहचान करने के लिए और उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। जैसे अभी बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, या फिर देश में जितने भी मुद्दे होते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है 10 सालों से। बीजेपी का ये फोकस है हमेशा से, जैसा कि देखते आ रहे हैं और सारी चीज़ आपके सामने भी है, कि उसका फोकस सिर्फ ये रहता है कि बंगाल को पूरे देश को दिखाना कि देखिए ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, क्या हो रहा है वहाँ, आगजनी हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। आप सरकार में हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, आपको और क्या पावर चाहिए कि आप किसी देश के कोने में कुछ हिंसा हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति होती है कि मर रहे हैं तो मरने दो, हम तो गद्दी पे हैं ही। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो राजनीति तो चलती रहेगी। कोई सरकार में है, कोई विपक्ष में है, तो सरकार में आने के लिए वो करेगा ही। तो सरकार में आने के लिए आप हजारों हजार की जान मतलब ले लेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो विरोध करते हैं वो सत्ता में आने के लिए विरोध करेंगे ही। अगर वही समर्थन करेंगे तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी? उन्हें अगर खामियां दिखानी है। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर बंगाल में होना नहीं चाहिए, अगर कोई आतंकवादी की घटना हो जाती है, देश का जितना भी टॉप पोस्ट है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सारा चीज़ बीजेपी के कंट्रोल में है। अगर बाय चांस भगवान न करे बंगाल में आतंकवादी हमला करती है, तो क्या मोदी सरकार या फिर अमित शाह क्या दिखाएंगे दुनिया को कि देखिए मेरा वहाँ पे सरकार बनाइए, हम वहाँ पे कार्रवाई करेंगे, और नहीं तो ममता बनर्जी है, ये देखिए आतंकवादी हमला करवा दी। ममता बनर्जी की सरकार चुनी हुई सरकार है, तो जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे भी कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, तो इस तरीके से चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। एक डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ नियम कानून है,
लोग कोर्ट्स में जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, संसद है उसके लिए। तो इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा। और बंगाल पे हमेशा आरोप लगता है कि वहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ममता बनर्जी को उसका सपोर्ट मिलता है और ममता बनर्जी खुलेआम समर्थन करती हैं उन लोगों का। लेकिन बंगाल में 70% हिंदू हैं, 70-75% हिंदू हैं, वो लोग वोट नहीं देते हैं। उन लोगों ने भी तो ममता बनर्जी को ही चुना होगा, तभी तो उनकी सरकार बनी होगी। मेरे हिसाब से देश की जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी की सरकार बनी तो ईवीएम में घोटाला था, कहीं किसी की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था। ये वही बात हो गई। अगर वही पब्लिक उसी चुनाव आयोग के अंदर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना रही है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बना रही है, यूपी में योगी जी की सरकार बना रही है, तो भरोसा तीनों पर करिए। नहीं, दिल्ली और यूपी वाला ईवीएम हैक हो गया है और बंगाल वाला ईवीएम हैक नहीं हुआ है। अगर आप मुझसे पूछिएगा, मैं सरकार में नहीं हूँ ना विपक्ष में हूँ, तो मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा है। बिल्कुल करना चाहिए। जब आप प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, ईवीएम से सालों से वोट पड़ता आ रहा है, आप देते भी हैं, आप जीतते भी हैं, जश्न भी मनाते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो सारा दोष ईवीएम पे चला जाता है। और ईवीएम हैक तब से शुरू हुआ जब से बीजेपी की सरकार आई। तो बीजेपी की सरकार आई तो ईवीएम हैक होना शुरू हो गया। सबसे अजीब हमको यही प्रश्न लगता है कि आप 60 साल से सरकार में थे, आपके पास इतना भी पावर नहीं आया कि आप ईवीएम हैक कर सकें। मतलब एक जिस पार्टी को कभी 2 सीट मिला था, वो इतनी ताकतवर आज हो गई कि ईवीएम हैक करना चालू कर दी। ईवीएम हैक वाली बातों से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा होता तो पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार होती। बिल्कुल, हर जगह अलग अलग राज्यों में, अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो बीजेपी है ही नहीं। क्यों नहीं है? वहाँ भी तो, और बीजेपी सबसे ज़्यादा पावर वहीं पे लगाती है इलेक्शन जीतने के लिए। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी एक तरह से जानती है कि यहाँ पे तो हमको सीट आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा वो मेहनत साउथ में। और अगर आप झारखंड में जाओ, आप हैदराबाद के तरफ जाते हो, आप हिमाचल प्रदेश के तरफ जाते हो, तो कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें हैं। तो वहाँ ईवीएम पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और वहाँ आप डंके की चोट पे बोलते हैं कि यहाँ हमको कोई हरा के दिखाए जी, वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता। मैंने कहा ना आपसे रंजन जी, राजनीति की बातें हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा। आम जनता को इन आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहिए, न किसी का अंधभक्त होना चाहिए और न किसी का सपोर्ट करना चाहिए आंख बंद करके। हाँ, यही खुले मन से जो सही है उसका साथ दीजिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। यही चीज अभी के युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है। यही चीज के लिए हम आपको बोल रहे हैं। अंधाधुंध सपोर्ट किस चीज का? प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करते हैं जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको फॉलो करना बनता है। उनके काम को कैसे देखते हैं? उनके गुजरात से आप काम को शुरू करिए। गुजरात में उन्होंने इतना विकास किया, गुजरात की जीडीपी को बढ़ाया, गुजरात आगे निकला, लोगों की नजर गुजरात पर पड़ी कि कोई एक मुख्यमंत्री वहां आया है जो गुजरात को काफी आगे ले जा रहा है। और 2014 में चुनाव लड़ा गया उनके नेतृत्व में, और जो बीजेपी आज तक सरकार में नहीं आई थी, पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार आई, लेकिन तीसरी बार बहुमत से नहीं आई। बहुमत से कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही रहे। तो व्यक्ति में करिश्मा है, तभी 3 बार भारत की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी का कुछ काम बताइए जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि यार ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। गरीबों को सुविधा जो दे रहे हैं, किसानों को आप देखिए, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो करते हैं, उनका जो डीबीटी का नियम है, किसान क्रेडिट कार्ड आप नहीं बोलते, किसान को महीने में एक बार 2000 करके इस तरीके से साल में 3 या 4 बार वो पैसे देते हैं। किसान के लिए वो छोटी सी धनराशि बहुत उपयोगी होती है। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। उज्ज्वला गैस योजना बहुत अच्छा था। उसके अलावा आप देखें, अगर रेलवे के क्षेत्र में तो वंदे भारत में नए एक्सप्रेसवे आप देखिए, PLI स्कीम जो है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत बुलाया जाता है और बोला जाता है आप यहाँ पर मेड इन इंडिया करिए, आपको कुछ पैसे हम लोग देंगे। अच्छा। तो ये सारी स्कीम, फिर जब विश्व में मोदी जी के आप नेतृत्व को देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी इज माय फ्रेंड।
पुतिन कहते हैं मोदी जी इज़ माय फ्रेंड, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी जी इज़ माय फ्रेंड, यानी पूरा विश्व उनको अपने नेता के रूप में देख रहा है। तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि आपके देश का जो प्रधानमंत्री है पूरा विश्व उसको अपना नेता माने? पूरा विश्व प्रधानमंत्री को नेता मान रहा है, लेकिन हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री को नेता नहीं मान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये चाय वाला है, देश बेचने वाला है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूँ जो बात मैंने नीतीश जी के संदर्भ में कही कि जब किसी व्यक्ति ने आपके राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो तो भाषा में मर्यादा जरूर रखना चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो बात मैंने नीतीश जी के संदर्भ में कही वही उनके संदर्भ में भी रखूंगा कि आप किसी व्यक्ति के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके देश का प्रधानमंत्री है, जिसने आपके देश के लिए अनेकों काम किए हैं, विश्व में भारत को एक पहचान दिलाई है पिछले 11-12 साल के अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। भाषा का मर्यादा बनाए। आप विरोधी हो सकते हैं, विरोधी होना आपत्ति नहीं है। विरोधी होना आपत्ति नहीं है। मोदी जी ने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन मोदी जी की अब उम्र हो गई है। शायद मोदी जी ने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दिया था कि इस एज में आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी खुद रिटायर नहीं हो रहे हैं। वो तीसरा टर्म भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन मोदी जी के बाद आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की मैं देखूं तो सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर कोई नहीं है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार उत्तर प्रदेश में संभाला तो आपने देखा होगा गुंडा राज अपने चरम पर था। अनेक भूमाफिया वहां मौजूद थे। काफी अच्छे से उन्होंने कानून व्यवस्था को वहां लागू किया है। अब मैं देखता हूं कि सैमसंग ने काफी बड़ी फैक्ट्री वहां खोली है, नोएडा में विकास हो रहा है। तो मैं देखता हूं उनको अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। योगी जी को आप अगले प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन योगी जी के आप कट्टरता से वाकिफ हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं राजनीति में हूं नहीं, तो मैं बहुत इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन मैं जितना जानता हूं तो मुझे वह लगते हैं कि प्रधानमंत्री पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार अभी वही हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? वो एक युवा प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों नहीं, ये अकेले मेरे से सवाल नहीं हो सकता है, ये पूरे देश की जनता से करना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं योगी जी और राहुल गांधी जी में, तो मैं पूरे परिवार को लेकर के सोचूंगा। योगी जी अपने परिवार को छोड़ के राजनीति में आए हैं, अपने देश को अपना परिवार माना है, तो ये चीज अपने आप में मुझे आकर्षक लगती है कि कोई व्यक्ति जब अपने परिवार को छोड़ कर आता है तो वो देश से सारे बंधनों से मुक्त होकर के आया है। तो कहीं ना कहीं हम और आप समझते हैं कि परिवार के साथ रहने से एक मोह हो जाता है। आप परिवार के भलाई को भी सोचते हैं देश के साथ साथ, लेकिन उस मोह के बंधन को त्याग कर कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसके लिए एक ही मोह है, देश और देश को आगे ले जाना। योगी जी के बारे में आपने बोला कि योगी जी परिवार को छोड़कर राजनीति में आए हैं। राहुल गांधी परिवार को बलिदान देकर राजनीति में आए हैं। उनके पिताजी राजीव गांधी उनका बलिदान दिए, इंदिरा गांधी दादी बलिदान दिए। उनके परिवार की उपलब्धियों को मैं कम करके नहीं आंक रहा हूँ। न मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के 70 साल के शासन काल में देश आगे नहीं बढ़ा। आजादी के बाद जिस तरह की स्थितियां थी, अंग्रेज भारत को लूट कर गए थे, वहां से देश को इस जगह तक लाना 70 सालों में, जहां एक फैक्ट्री ना हो, एक ट्रेन ना हो, कुछ ना हो, जो भी था वो अंग्रेजों का दिया था। और जब वो जा रहे थे तो सारी चीजों को खराब करके गए थे, तहस-नहस कर दिया करके गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था मिट्टी में थी। वहां से देश को बनाना, चाहे वह आईआईटी हो, चाहे वो एम्स हो, हर चीज, चाहे वो एक फैक्ट्री हो, सब कुछ उस 70 साल में हुआ है। तो मैं उसको कम करके नहीं आंक रहा हूं। नहीं कम करना चाहिए, क्योंकि उस सरकार ने भी बहुत सारे काम किए हैं जिस पर ही आगे की सरकार आने वाली जो भी आगे बढ़ाई है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जो भी भारत में हुआ है वो 2014 के बाद से हुआ है, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई काम का नाम ही नहीं आता। ये तो पक्ष विपक्ष की बात हो गई,
लेकिन मुझे लगता है कि काम पहले भी हो रहा था, काम आज भी हो रहा है, लेकिन गति ज्यादा तेज है। हाँ, ये चीज आप बोल सकते हैं, गति तेज है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे जिस तेजी से बन रहे हैं, नए आईआईटी और एम्स जितनी तेजी से खुल रहे हैं, विदेशी कंपनियां जितनी तेजी से भारत में आ रही हैं, और विश्व से जो तालमेल है, भारत ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी एक देश के साथ और दूसरे देश के खिलाफ है। बिल्कुल, हर जगह भारत को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है। तो ये परिस्थितियां आज के अनुकूल भारत में जो दिख रही हैं, ये पहले कम दिखाई पड़ता था। ये चीजें पहले नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन ये चीज भारत के लिए बहुत बेहतर है कि जिस देश से उसके पड़ोसी देश, उसके आसपास के देश दुश्मन हैं, उस देश का भारत दोस्त है। जी बिल्कुल। जिस देश से अभी यूक्रेन और ये रसिया ये सब में बाढ़ चल रहा है, लेकिन भारत दोनों का दोस्त है। जी, भारत दोनों का दोस्त है। और जब आप दोनों के मित्र होते हैं तो आपके पास एक नेगोशिएशन की पावर आ जाती है, क्योंकि दोनों देश आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपने संबंधों का फायदा उठा करके चीजों को ठीक करना चाहते हैं। दुनिया आपकी तरफ निगाह लगा कर देखती है, आशा की निगाहों से दुनिया आपकी तरफ देखती है कि भारत वह देश है जो यूक्रेन और रसिया के युद्ध को रोक सकता है। भारत वह देश है जो इजराइल और ईरान के युद्ध को रोक सकता है। भारत वह देश है जो दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकता है। भारत सब जगह का सब चीज रोक सकता है, सिर्फ बंगाल वाला नहीं रोक सकता है, दिल्ली का राइट्स नहीं रोक सकता है, केरल में हुआ नहीं रोक सकता है, यूपी में नहीं रोक सकता है, लेकिन दूसरे देश में रोक सकता है। ये विपक्षी पार्टियां की हमेशा से एक टारगेट रही है मोदी सरकार के लिए। तो क्या लगता है, मोदी सरकार ये सब चीज़ों पे भी काम करना चाहिए? रंजन जी, हमारा देश 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमें ये समझना होगा, यहाँ इतने राज्य हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधता है, इसीलिए भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। बिल्कुल। इस कारण विवाद होंगे, इसके कारण क्षेत्रवाद होगा, भाषा का विवाद होगा, कहीं जल का विवाद होगा, कहीं जमीन का विवाद होगा। लेकिन इस विवाद को लेकर के इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बड़ा देश है, विविधताएं हैं, तो विवाद होगा। कानून है, कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, न्याय व्यवस्था को मजबूत करिए, अच्छे अच्छे कानून बनाइए, विकास करिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। राहुल गांधी के बारे में आपने नहीं बताया। राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, या उनमें क्या खामियां हैं कि जिस पे उनको काम करना चाहिए कि आप लोगों से कनेक्ट हो पाए? किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ये जनता का सवाल है। तो हम लोग जनता ही तो हम लोग जनता है, लेकिन मैं एक व्यक्ति हूँ। मैं अपना, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से उस चीज का जवाब दे सकता हूं कि मुझे योगी जी अच्छे दिखते हैं। राहुल गांधी क्यों होने चाहिए ना होने चाहिए, ये मुझे लगता है कि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जब सुझावों की बात आई कि आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि कई बार राहुल गांधी पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि देश में कुछ जरूरी मुद्दों पर बात हो रही होती है तो वो विदेश यात्रा करते हैं, जिसको विपक्षी उठाते हैं। तो एक नेता जो देश में प्रमुख विपक्ष का चेहरा हो, हाँ बिल्कुल, और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी हो, तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए कि ऐसे आरोप उन पर न लगे कि देश में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे थे, जरूरी चीजों पे बात हो रही थी और वो विदेश यात्रा कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी के पिछले कुछ समय के मैं कार्यकाल को देखता हूँ विपक्ष के नेता के रूप में, तो जिस तरीके से वो संसद में बातों को उठाते हैं, जिस तरह से वो समाज के नीचे तबके के लोगों के लिए आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने पद यात्रा की, गरीब के दर्द को समझा, भारत में गरीब किस तरीके से किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको वो नजदीक से समझे हैं। तो ये एक बढ़िया कदम है, और इस तरीके के चीजों को कोई भी नेता अगर लगातार करेगा तो कोई भी उसे प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। राहुल गांधी की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अभी तक की उनकी 50 साल 52 साल की एज में सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है भारत जोड़ो यात्रा। इलेक्शन वो भले न जीते, लेकिन वो शायद पहली बार हुआ होगा कि वो भारत के एकदम पिछड़े से पिछड़े नीचे वर्ग के लोगों से कनेक्ट हुए होंगे। वो एक्सपीरियंस उनको बहुत काम आने वाली है। और विपक्ष तो राजनीति में रहना ही चाहिए, वो कुछ भी बोले
काम है उसका बोलना। विपक्ष जरूरी है। अब विपक्ष नहीं बोलेगी तो फिर विपक्ष किस बात की? जब विपक्ष विरोध ही नहीं करेगा तो वो विपक्ष किस काम विपक्ष का? तो जनता की आवाज है। हाँ। जब कोई कानून आता है, जनता के मर्म को विपक्ष के लोग सुनते हैं और संसद में उठाते हैं कि नहीं, जनता इस तरह की बात कर रही है, आपके कानून में यह समस्या है, तो विपक्ष तो जरूरी है। अब विपक्ष का विरोध भी जरूरी है और सरकारों को भी चाहिए कि विपक्ष की बातों को खुले मन से स्वीकार करें, उनके ऊपर विश्लेषण करें। अभी जो कुछ हमारे समाज में चल रहा है, मेरठ में ड्रम वाला कांड हुआ जिसमें अपने हस्बैंड को काट कर ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया। अभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा, जो भी बोलिए, हर जगह से न्यूज़ आ रही है। अतुल सुभाष वाला केस हो गया। ये सब चीज़ें क्या इफ़ेक्ट पड़ रही है? शादी करने का मन कर रहा है? शादी का भी मेरा विचार है नहीं, लेकिन इन घटनाओं से कहीं ना कहीं समाज के ऊपर फर्क पड़ता है। हमें सोचना चाहिए कि समाज किस ओर जा रहा है। जब हम महिलाओं को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो हमें लड़कों के बारे में भी सोचना चाहिए। एक लड़का किस परेशानी से गुजर रहा है, हमें वो भी सोचना चाहिए। एक तरफा फैसला किसी के हित में नहीं होगा। लेकिन अभी के डेट में क्या लड़कियां, क्या महिलाएं सबसे ज़्यादा कुर्र हो गई है? क्योंकि खबरें हमेशा अभी आ रही है। क्या लगता है आपको, ये पिछले बरसों, बहुत सालों से जो लड़कियों का, औरतों का शोषण होता आया है, उसका परिणाम है या फिर समाज ऐसा बन रहा है धीरे धीरे? मुझे लगता है ये लड़कियों के ऊपर नहीं या लड़कों के ऊपर नहीं, ये समाज के विकास के ऊपर है सारी चीज़ें। जब आप भारत के पुराने परिवेश को देखेंगे तो जॉइंट फैमिली होता था। लड़के और लड़की जब शादी विवाह करते थे तो वो विवाह दो मनुष्यों के बीच में नहीं था, दो परिवारों के बीच में नहीं था, पूरे के पूरे दो समाज के बीच होता था। तो उस शादी को निभाने का एक सामाजिक दायित्व भी होता था। आज आप देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की विवाह के पश्चात शहर से दूर, अपने गांव से दूर किसी अन्य जगह बस जाते हैं। सिर्फ दो आदमी। जब उनमें कोई खटपट, कोई अनबन होती है तो तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है उनको समझाने के लिए। आवेश में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। और उस बीच अगर आपके परिवार का व्यक्ति आपको सलाह देने के लिए मौजूद न हो तो आप सलाह किसी अजनबी से लेंगे, और वो अजनबी आपको कैसी सलाह देगा उसके ऊपर आपका आगे का जीवन निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने परिवार की ओर अगर लौटें, परिवार के साथ रहें, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और आज जो समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, ये तो बिल्कुल बंद हो जाएंगी अगर आप परिवार की ओर लौटते हैं। अच्छा, मतलब सबसे बड़ा आप मानते हैं इसका बढ़ने का कारण कि लोग अपने परिवार से कट रहे हैं? बिल्कुल। और ख़ास करके वो परिवार जो शादीशुदा हैं जी, और जो शादीशुदा होकर भी अकेले रहना पसंद करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने गांव शहर से दूर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, रहते हैं अकेले। कुछ भी विवाद होता है तो वो दोनों में कोई समझाने वाला नहीं होता है। यही सब चीज़ों के लेकर के मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम और आप पटना में पले बढ़े हैं, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप खुद सोचिए, जब हमारे घर में दादा दादी रहते हैं तो वो हमसे काफ़ी धार्मिक बातें करते हैं। जितनी धार्मिक बातें हमारे माँ बाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस उम्र में है ही नहीं। तो एक उम्र के कारण हमें माँ बाप से तो समाज का ज्ञान हो रहा है, लेकिन दादा दादी से धर्म का भी ज्ञान होता है। जब कोई बच्चा अपने दादा दादी के साथ रहा ही नहीं हो कभी, तो वो समाज में जब निकलेगा तो बूढ़े बुजुर्गों को क्या सोचेगा, उनके लिए वो भाव वो कहाँ से लाएगा, वो अपने दादा दादी को उनमें कैसे खोजेगा। जैसे हम लोग किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखते हैं तो अपने दादा दादी को ढूंढते हैं उनमें और उनको उस तरह का सम्मान देते हैं। जब आप समाज में रहते हैं तो विवाह के पश्चात कोई गलत काम आप न करें, इसके लिए आपके मन में एक समाज का डर होता है कि मैं अगर रोड पर निकला हूँ तो लोग देख रहे हैं मैं किसके साथ घूम रहा हूँ। वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपको कि आपकी शादी हो गई है, आप किस महिला के साथ यहाँ घूम रहे हो, किस महिला के साथ मूवी देख रहे हो। यह सवाल आपकी पत्नी से भी हो सकता है। बिल्कुल। यह सवाल आपकी बहन से भी हो सकता है कि तुम इसकी बहन हो, तुम इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हो। या आपके भाई को फोन करके कोई बता सकता है, आपके पिता को फोन करके बता सकता है। लेकिन
जब आप शहर से दूर ऐसे जगह रहते हो, दिल्ली में, मुंबई में, एक फ्लैट में रहते हो जहाँ कोई समाज नहीं है, एक सामने के फ्लैट का मालिक भी आपसे बात ना करता हो, आप भी कहते हो मुझे मतलब नहीं है, और यही शहरी जीवन है, और इसके ऊपर जब आप गर्व करते हो तो आपको कोई टोकने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, तो आपको समाज का भय नहीं। आप गलत भी कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कब अनहोनी हो गई आपके साथ। बिल्कुल, और ये सब चीज़ों से समाज पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। एक घटना दूसरे घटनाओं को जन्म देती है, एक गलत कदम दूसरे गलत कदम को आगे बढ़ाता है। ये सब चीज़ों को देखकर लगता है कि शोषण दोनों तरफ से होता है, लड़के के तरफ से और लड़की के तरफ से। अच्छे लोग लड़के भी हैं, बुरे लड़के भी हैं, अच्छी लड़कियां भी हैं, बुरी लड़कियां भी हैं। लेकिन समाज सबसे ज़्यादा शोषण लड़कियों को और औरतों को ही करता आया। अगर आप इतिहास उठाकर देख लेंगे, आज जब गिना चुना हम लोग केस देखते हैं तो लगता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा लड़कियां बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, पुरुष आयोग बनाया जाए, ये बनाया जाए। लेकिन लड़कियों के साथ जो बरसों से होता आया है, हम लोग खुद गांव शहर में देखे हैं, जब दहेज के लिए उनको वर्षों से कहते हैं, जब आप वर्षों से कहते हैं तो मैं आपसे, मेरा मत भिन्न है। ये चीजें तब से हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार तब से शुरू हुआ है जब से हम अपने सनातन धर्म को छोड़कर आगे बढ़ गए। हम लोग मॉडर्न, जब हम लोग मॉडर्न बनना शुरू किए, जब हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानना शुरू किए और अपने धर्म को छोड़ना चालू किए, तब से महिलाओं का शोषण शुरू हुआ है। अगर आप हमारे धर्म में शुरुआत से देखते हैं तो हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर अगर आप बोलिए तो वो किसको दिया गया है? अगर नए टर्म्स में हम कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, तो हमारे धर्म में कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? सरस्वती माँ है। अगर आप कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो कौन है? लक्ष्मी माँ है। आप कहते हैं कि आप किसी चीज पर आइए, जब आप पुराने समय में जाकर सीता माँ को देखते हैं तो क्या सीता माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ था? जब आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? जब आप रानी पद्मावती के बारे में देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप? तो अगर आप इस तरीके से सोचें तो जब तक देश में लोग धर्म पर चल रहे थे, अपने सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे, तब महिलाओं पे शोषण नहीं होता था। धर्म में, हमारे धर्म में तो महिलाओं को देवी बताया गया है, तो देवी का शोषण नहीं होता है, देवी की पूजा होती है। कन्या भोज आपके यहाँ हर नवमी को होता होगा, नवरात्रे में। तो जिस घर में कन्या भोज होता हो, नवमी के दिन माता मानकर पूजा होता हो महिलाओं का, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम धर्म से भटक रहे हैं। लोग अगर पूजा करते हैं हिंदू समाज में तो लोग उनको कहते हैं साधु बनना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, पढ़ाई नहीं करोगे, मजाक उड़ाते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे। तो इस वजह से आप अपने धर्म को हीन भावना से देखें। धर्म समाज को सही मार्ग दिखाता है, इसीलिए कहा जाता है धर्म पर चलो। लेकिन हम कहते हैं धर्म से दूर हो। आज का समाज कहता है धर्म से दूर हो, धर्म में कुछ नहीं है। इंग्लिश की किताबें पढ़ो, साइंस को पढ़ो, और साइंस को पढ़ के आप विकास कर लोगे। लेकिन वो विकास क्या होगा जो आपके दोस्त ने बताया, जो घटना बता रहे, वो विकास होगा मैटेरियलिस्टिक विकास, जहां आप सिर्फ जो दिखने वाली चीजें हैं, पैसा, घर, प्रॉपर्टी, मकान, आप उसके बारे में देखोगे और उससे अट्रैक्ट हो जाओगे। यही सब कुछ है। आप कर्म के बारे में नहीं सोचोगे। आप मानव इमोशंस जो है, मानव मूल्य जो है, उनके बारे में आप नहीं सोचोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि उस लड़की ने मेरे लिए अपने बुरे समय में पैसा दिया। बिल्कुल, बुरा समय, बहुत ज्यादा बुरा समय। लेकिन आप इस चीज को नहीं, आपने बस एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की के पास इसलिए गया कि उससे ज्यादा पैसा उसके पास था। आपने एक वस्तु को देखा, आपने भावनाओं को नहीं देखा। तो इस तरीके से आप कब चलते हो? जब आप कर्म पर विश्वास नहीं करते हो, आप विश्वास करते हो चीजों के ऊपर, पैसे के ऊपर, आप मोह माया में फंसे रहना चाहते हो। लेकिन मुक्ति का मार्ग वो है ही नहीं। कर्मों का हिसाब होगा, और कर्म का जब हिसाब होगा तो आपकी हर चीजों का हिसाब होगा। तो आप इस चीज को मानिए, आप धर्म के तरफ लौटिए, भगवान के बातों को सुनिए, गीता को पढ़िए। ऐसे ही गीता पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड बुक नहीं है, क्योंकि गीता में वैसी बातें बताई हुई है, मनुष्य के आचरण को बताया हुआ है, कर्म के फल को बताया हुआ है। जब धर्म और कर्म की बात हो रही है तो एक चीज बागेश्वर धाम सरकार जानते हैं? जी जी जी। वो बिहार आए थे, उन्होंने बिहार में घोषणा की कि भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा
तो बिहार ही उसकी नींव रखेगा और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से ही होगी। वहीं भागेश्वर धाम सरकार एक हिंदू राष्ट्र गांव बना रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे। उसमें ज़मीनें हिंदू को दी जाएगी, उसमें वो सारे चीज़ होंगे जो एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो करते हैं, वो सारे चीज़ मौजूद होंगे। बाहरी किसी को उस गांव में प्रवेश करने का अनुमति नहीं होगा। उसमें प्लॉटिंग करके ज़मीनें बेची जा रही है। उसका फर्स्ट फ्लोर का अलग किराया है, सेकंड फ्लोर का अलग किराया है। उसमें मंदिर, मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू से रिलेटेड ही चीज़ें वहाँ रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके का चीज़ अपने देश में होना चाहिए या फिर ये भी एक बिजनेस का हिस्सा होता है? जब आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो ये ज़मीनें, ये प्लॉटिंग करके 15-15 लाख रुपया में ज़मीनें बुक हो रही है, क्या लगता है कि ये बिजनेस का एक हिस्सा होती है? क्या सही में ये धर्म प्रचार होता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचारों को जब मैं सुनता हूँ, उनके सत्संग को सुनता हूँ, तो काफ़ी अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन जो चीज़ें आप बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना गलत नहीं है, लेकिन क्या वो हिंदू राष्ट्र सभी को आज़ादी देगा? हर धर्म को रहने की आज़ादी देगा? बिल्कुल। हर भाषा में बात करने की आज़ादी देगा? क्या हमारे संविधान को उसी तरीके से, हमारे न्याय व्यवस्था को उसी तरीके से काम करने की आज़ादी देगा? कई प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, जिसका जवाब हमें भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। बिहार में 2025 में कुछ दिन बाद ही इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार में राजनीति बहुत ऊंचे स्तर की होती है और बहुत नीचे स्तर की भी होती है जी। जिसमें लोग कितना भी गिर सकते हैं। अभी का जो माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां अपने दावेदार को पेश कर रही है। नए नए मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी बिहार में आ चुके हैं। तो आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे 2025 में? चुनाव आए, लोग अपना घोषणा पत्र जारी करें, उसके बाद हम लोग विश्लेषण करें कि कौन बेहतर विकल्प है। अगर अभी आप कहते हैं तो नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष के मुद्दों को उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर एक नए विचार के साथ आए हैं, तो प्रभावित तीनों कर रहे हैं। लेकिन चुनाव का समय आए, घोषणा पत्र जारी करें और युवा से मेरा अपील होगा कि जाति से ऊपर उठ के बिहार के विकास के लिए जो अच्छा हो हम उसे वोट दें। अच्छा, मतलब कि युवाओं से अपील हो रहा है कि जाति से ऊपर उठकर आप वोट करें। हाँ बिल्कुल, ये नहीं हो सकता है बिहार में, लेकिन हम आशा कर सकते हैं। हाँ, आशा तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिहार में ये चीज़ जब हो जाएगा तो ऑलरेडी एक अच्छे नेता आप चुन लेंगे, एक अच्छा मुख्यमंत्री बिहार देख लेगा जो बिहार का विकास के लिए सोचेगा। बिल्कुल, क्योंकि जाति से उठकर जो भी जाति से रिलेटेड सोचकर वोट देते हैं, सबसे ज़्यादा उस जाति का शोषण वही नेता करता है। बिल्कुल, और आपको ये समझना होगा, बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि आप जाति को नहीं छोड़ेंगे तो विकास कभी बिहार नहीं आएगा। विकास चाहिए तो जाति से ऊपर उठकर वोट करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, बिहार में जातिवाद तो हो गया, लेकिन बिहार में एक मुद्दा और ये भी होता है, जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव भविष्य में वो राजनीति में होते हुए भी वो हमेशा से उनका यूज किया जा रहा है अभी अपने बेटे को आगे राजनीति में लाने के लिए। आप उनकी सज़ा हो चुकी है, जेल के वो सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी के चलते आए दिन वो बाहर रहते हैं। लेकिन उनको सिर्फ मीडिया में इसलिए लाइमलाइट में लाया जाता है कि आरजेडी का कट्टर जो सपोर्टर हैं उनका लालू यादव के एक बात सुन करके वो जोश में आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अपने पिता का यूज करके गद्दी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर तेजस्वी यादव को खुद के दम पे ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए कि नहीं यार, हम तुम लोग के लिए काम करेंगे, तुम लोग के उम्मीद पर खरा उतरेंगे? अगर आप पिछले चुनावों को देखेंगे
तो तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं बिहार में, जिनको सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने रैलियों में देखा है कि लोग आते हैं उनको सुनने। तो इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उनको लालू यादव के कहने पर लोग सुनने आते हैं। वो अपने आप में विपक्ष के एक चेहरा के रूप में स्थापित हैं, अब एक चेहरा बन चुके हैं। और रही बात लालू यादव जी के मदद करने की, तो एक पिता के रूप में भी उनका एक कर्तव्य है। हाँ। हम सिर्फ एक बिहार के नेता के रूप में न देखें कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी सोचना होगा, हर पिता, वो मेरे पिता हों, आपके पिता हों, हमेशा अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं। तो अगर बच्चा किसी कार्य को कर रहा है तो पिता का कर्तव्य होता है उसकी मदद करना। तो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए कि जब तक आप जाति से आगे नहीं उठेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, विकास नहीं हो सकता है। बिहार में बीजेपी अपना रास्ता तलाश रही है, अपना कैंडिडेट ढूंढ रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रही है, और इस बार बहुत लोग उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं कि बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भी जीत जाती है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी से किसको लगता है कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार, जिसको लगता है कि नहीं यार ये बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? जब मैं बीजेपी को नज़दीक से देखूं तो बिहार में कई अच्छे नेता हैं। उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, विजय कुमार सिन्हा भी हैं, और नित्यानंद राय भी हैं। तो कई चेहरा मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री पद के काबिल हैं। और ये एक पार्टी और एक गठबंधन का फैसला है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो कौन बनेगा, ये मेरी राय नहीं हो सकती है। नहीं, जैसे हम लोग जनता है तो हम लोग का कि जैसे बीजेपी के नेता हैं वो कौन हो सकते हैं कि लगे कि ये बिहार को अच्छा से चला सकते हैं? मैंने आपको 4 नाम गिनाए। नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी भी हो सकते हैं, और विजय कुमार सिन्हा भी हो सकते हैं। सोशल वर्क आप कर रहे हैं, इसका भविष्य आप कहाँ देखते हैं? क्या इसी तरीके से आप सोशल वर्क हमेशा करते रहेंगे? क्या कुछ फ्यूचर प्लान है आपके? समाज सेवा मैंने जब से होश संभाला है तब से कर रहा हूँ। मैं देखता था, जब मैं छोटा था तो मेरे घर पर एक वृद्ध महिला खाना मांगने आती थी, और मेरी माँ हमेशा उनको चावल हो, आटा हो, गेहूं हो दिया करती थी। तो मैंने होश संभाला है तब से अपनी माँ को मैंने समाज सेवा करते हुए देखा। वो हर दिन छत पर पक्षियों के लिए खाना और पानी रखती हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि अगर मेरी माँ घर में रहते हुए, वो एक हाउसवाइफ है, अगर वो घर में रहते हुए लोगों की जितनी हो सके मदद करती है, और मैं घर के बाहर रहता हूँ, मैं कमाता हूँ, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो कॉलेज के समय से ही मेरे कॉलेज में समरिटन्स नाम का एक क्लब हुआ करता था जो सोशल वर्क करता था। अभी भी वो क्लब है और मैं उसका सदस्य था उस समय। उसमें रहकर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाते थे। कपड़े, यूज किए हुए कपड़े, जो लोगों के पुराने कपड़े हो जाते थे कॉलेज में, तो उनको एकत्रित करके बांटते थे। फल, कॉपी, किताब, गरीबों के लिए दवाइयाँ, वृद्धाश्रम में जा करके सेवा करना, ये सब मैं कॉलेज के समय से करना चालू किया। वहाँ से वो कारवां चलते चलते रोटी बैंक के अलावा पटना में झुग्गी झोपड़ियों में जा करके भोजन बांटना, पानी बांटना, रक्तदान करना, ये सब कर रहा था। लेकिन जब भविष्य की योजनाओं के बारे में आप बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा अस्पताल जो गरीबों के लिए मुफ्त हो, और एक ऐसा स्कूल जो गरीब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अच्छे से दे पाए, वैसा 2 योजना मेरे जीवन में है। अगर वो सफल हो गया तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन भी सफल हो गया। एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा अस्पताल। मतलब अंकित राज का जिंदगी का एक मकसद है कि एक स्कूल और एक हॉस्पिटल मुझे खुद के पैसे से लोगों के लिए बनाना है, जिसमें लोगों का इलाज, गरीब ज़रूरतमंद लोगों का फ्री हो, ज़रूरतमंद के बच्चे फ्री में वहाँ पे शिक्षा ले सके, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण इलाज। पैसा खुद का होगा या नहीं होगा अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत कमाई मेरी नहीं है,
न मेरे पिताजी करोड़पति हैं, लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जो आने वाले समय में दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े जगह पर होंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस दिन वो वहां पहुंचे तो उन सब के सहयोग से और अपने खुद के दम पर जितना हो पाएगा करूंगा और इन 2 सपनों को अपना पूर्ण कर लूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपका ये शुभकामना है मेरी तरफ से कि ये आप एक दिन जरूर करें, और ये बहुत अच्छी सोच है। आज के यूथ में ये सब चीज़ों के बारे में सोच रखना बहुत ज़रूरी हो गया, जो कि जैसे आप कहानी सुन